Hello friends, welcome to the Chitra Science Hub. Today we will discuss about interferons. अब देखते हैं इंटरफेरॉन्स क्या है। इसाक और लिंडरमैन साइंटिस्ट ने 1957 में ऑब्जर्व किया कि वो चिक सेल कल्चर पे इन्फ्लुएंजा वायरस को ग्रो कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि यहाँ चिक सेल कल्चर के अंदर वायरस ग्रो नहीं कर पा रहा, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसे सब्सटेंस है जो वायरस रेप्लिकेशन में इंटरफियर करता है। फिर लैब में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि उन्होंने चिक की आपकी कोरियो एलेंटोइक मेम्ब्रेन लीक चिक एम्ब्रियो से और उसे हीट इनएक्टिवेट इन्फ्लुएंजा वायरस से ट्रीटमेंट किया। लिक्विड मीडियम में ये आपकी मेम्ब्रेन है और ओवरनाइट इंक्यूबेट किया। उसके बाद ये जो आपकी ट्यूब है इसमें से मेम्ब्रेन निकाल दी और इस मीडियम को नई फ्रेश ट्यूब्स के अंदर ट्रांसफ़र किया। वहाँ पर फ्रेश मेम्ब्रेन डाली और लाइव वायरस डाला, लेकिन ये वायरस यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं कर पाया। यहाँ पर इस जगह जो हीट इनएक्टिवेटेड इन्फ्लुएंजा वायरस था, इसने यहाँ पर किसी ऐसे सब्सटेंस का प्रोडक्शन कराया जो यहाँ पर लाइव वायरस को मल्टीप्लाई करने नहीं दे रहा। तो आपका लिंडनमैन और इसाक ने इस सब्सटेंस को नाम दिया इंटरफेरॉन्स, यानी कि वो सब्सटेंस जो वायरल रेप्लिकेशन में इंटरफियर कर रहा है। तो इंटरफेरॉन्स की डिस्कवरी 1957 में इसाक और लिंडनमैन ने की थी। अब हम देखते हैं इंटरफेरॉन्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। दीज आर द साइटोकाइंस दैट आर सिक्रेटेड बाय द यूकैरियोटिक सेल विच इन रेस्पॉन्स टू वायरस इन्फेक्शन, यानी कि वो होस्ट सेल इंटरफेरॉन्स बनाती है जिसके अंदर वायरल इन्फेक्शन है। अब ये जो इंटरफेरॉन्स बने हैं दे हैव नॉन स्पेसिफिक दे प्रोवाइड नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टू वायरल इन्फेक्शन। एक सेल के अंदर वायरल इन्फेक्शन हुआ, उससे इंटरफेरॉन्स बना। ये जो इंटरफेरॉन बना है ये नियर बाय सेल्स को वायरल इन्फेक्शन से बचाता है इन ए नॉन स्पेसिफिक वे। अब वायरल इन्फेक्शन से कैसे बचाता है? या तो ये प्रोटीन सिंथेसिस बंद करता है उस सेल की जिसमें वायरस इन्फेक्शन करना चाह रहा है, या वायरल आरएनए को डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर उस वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को फेगोसाइटोसिस करा देगा या उसका लाइसिस करा देगा बाय एनके सेल और टीसी सेल्स। तो इंटरफेरॉन्स दीज आर द cytokines that are secreted by the host cell in response to the viral infection. अब देखते हैं इंटरफेरॉन्स कितने तरह के होते हैं। तो इंटरफेरॉन्स को हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहले को हम कहते हैं टाइप 1 इंटरफेरॉन्स, इन्हें वायरल इंटरफेरॉन्स भी कहते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे टाइप 2 इंटरफेरॉन्स, जिन्हें हम इम्यून इंटरफेरॉन्स भी कहते हैं। तो इंटरफेरॉन अल्फ़ा, बीटा और ओमेगा टाइप 1 में आते हैं और इंटरफेरॉन गामा जो है वो टाइप 2 में आते हैं। अब हम देखते हैं टाइप 1 इंटरफेरॉन किस किस सेल से बनते हैं। तो टाइप 1 इंटरफेरॉन्स जो है वो वायरस इन्फेक्टेड ल्यूकोसाइट्स का मतलब वाइट ब्लड सेल से बनते हैं। और इंटरफेरॉन बीटा जो है वो वायरस इन्फेक्टेड फिब्रोब्लास्ट सेल्स एंड वायरस इन्फेक्टेड एपिथेलियल सेल से बनता है। इंटरफेरॉन अल्फ़ा और बीटा क्या काम करते हैं? ये होस्ट सेल पर क्लास 1 एमएचसी मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन बढ़ा देते हैं, साथ में ये नेचुरल किलर सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। सेल कल्चर के अंदर जब हम वायरस इन्फेक्शन करते हैं तो मोस्ट टाइप ऑफ वायरली इन्फेक्टेड सेल्स जो हैं वो इंटरफेरॉन अल्फ़ा और बीटा बनाती हैं। अब देखते हैं टाइप 2 इंटरफेरॉन्स, जिन्हें हम इम्यून इंटरफेरॉन्स भी कहते हैं। ये सिर्फ इम्यून सेल से बनते हैं इन रिस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन। तो कौन कौन सी इम्यून सेल्स हैं जो इंटरफेरॉन बनाती हैं? तो ये हैं आपकी एनके सेल, टी हेल्पर 1 सेल एंड आपकी टीसी सेल। इंटरफेरॉन गामा कैसे बनते हैं? आपके टाइप 1 इंटरफेरॉन बनते थे इन रेस्पॉन्स टू द वायरल इन्फेक्शन, लेकिन टाइप 2 इंटरफेरॉन बनते हैं इन रेस्पॉन्स टू द एंटीजन। वो वायरल एंटीजन भी हो सकता है और बैक्टीरियल एंटीजन भी, और म्यूटोजन स्टिमुलेटर ऑफ लिम्फोसाइट, यानी कि वो आपके एंटीजन्स या आपके मॉलिक्यूल्स जो लिम्फोसाइट्स के अंदर सेल डिवीज़न स्टिमुलेट करें। मिटोजन स्टिमुलेटर का मतलब जो माइटोसिस इंड्यूस करा दे या स्टिमुलेट करा दे, यानी कि वो आपके सब्सटेंसेस जो आपके लिम्फोसाइट्स के अंदर माइटोसिस को स्टिमुलेट करें वो सब इंटरफेरॉन गामा का प्रोडक्शन करा सकते हैं।
अब इंटरफेरॉन गामा क्या काम करती है, ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करती है, टीसी सेल्स को एक्टिवेट करती है, साथ ही क्लास 1 एंड क्लास 2 एमएससी मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन भी कराती है और एंटीजन प्रेजेंटेशन भी बढ़ा देती है, जिससे आपकी टी सेल्स एक्टिवेट होती हैं। अब इंटरफेरॉन्स जो हैं, जैसे कि हमने देखा, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स जो है वो इंटरफेरॉन्स बनाती है। तो वायरसेस जो हैं वो दो तरह के होते हैं, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। तो बोथ डीएनए एंड आरएनए वायरसेस दे इंड्यूस इंटरफेरॉन प्रोडक्शन। दोनों वायरसेस इंटरफेरॉन प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन आरएनए वायरसेस जो है वो ज़्यादा लेवल का इंटरफेरॉन बनाते हैं। अब आरएनए में भी डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन इंड्यूसिंग प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन। आरएनए वायरसेस की लाइफ साइकिल में इंटरमीडिएट डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनता है, यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और आपका डीएनए ऑफ वायरसेस दे स्टिमुलेट आरएनए प्रोडक्शन। अदर स्टिमुलस जो हैं वायरस न्यूक्लिक एसिड के अलावा, तो एक्सोजीनस डबल स्टैंडर्ड आरएनए यानी कि बाहर से एक्सोजीनस डबल स्टैंडर्ड आरएनए ट्रीटमेंट जब हम देते हैं तो इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन होता है, और एलपीएस से इन केस ऑफ बैक्टीरिया। अब राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये आपकी एक सेल है और इसके अंदर वायरस का इन्फेक्शन हुआ, वायरस आके अटैच हुआ, वायरस की कैप्सिड अंदर रह जाती है, न्यूक्लिक एसिड अंदर गए। ये जो न्यूक्लिक एसिड है ये स्टिमुलेट करेगी इस सेल का जो ये डीएनए है, इससे इंटरफेरॉन बनाएगी, और बनने के बाद ये इंटरफेरॉन बाहर रिलीज़ हो गया। बाहर रिलीज़ होने के बाद ये जो नियर बाई सेल्स है उस पर बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद इस वाली सेल के अंदर एंटीवायरल रेजिस्टेंस डेवलप करेगा। अब कोई भी वायरस इस सेल को इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। अब देखते हैं एंटीवायरल एक्शन इंटरफेरॉन्स का कैसे है। ये एक सेल है, एक ये आपका हमने दिखाया है वायरस। ये वायरस इस सेल पे बाइंड हुआ, वायरस कैप्सिड अंदर आ गई और न्यूक्लिक एसिड अंदर आ गई। कैप्सिड बाहर रह गई, न्यूक्लिक एसिड वायरस के अंदर आ जाती है, यहाँ पर ये अपनी प्रोजेनी बनाती है। अब ये स्टिमुलेट करेगी इंटरफेरॉन जीन्स को। इंटरफेरॉन बनने के बाद नियर बाई सेल पे बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद यहाँ पर ये इंटरफेरॉन स्टिमुलेट करेगा उस सेल के डीएनए से एंटीवायरल प्रोटीन की सिंथेसिस। और ये जो एंटीवायरल प्रोटीन्स हैं अब ये वायरस को इस सेल के अंदर रेप्लिकेट करने नहीं देंगे, तो वायरस का रेप्लिकेशन आपका इनहिबिट हो जाएगा। अब देखते हैं ये एंटीवायरल प्रोटीन्स कौन कौन से हैं जो वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट कर रहे हैं। इंटरफेरॉन बाइंडिंग एक सेल से बने और दूसरी सेल के रिसेप्टर्स पे ये इंटरफेरॉन बाइंड होते हैं। बाइंड होने के बाद ये 20 to 30 के करीब एंटीवायरल प्रोटीन्स बनाते हैं, लेकिन इनके ज़्यादातर इनका जो आपका फंक्शन है वो नोन नहीं है। उनमें से 3 प्रोटीन हैं जिनके ऊपर ज़्यादा स्टडी करी गई है। उनमें से पहला है आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, जिसे शॉर्ट में PKR कहते हैं। 2' 5' ओलिगो एडिनाइलेट सिंथेटेज एंड RNase L, ये न्यूक्लियस है आपका। ये 3 प्रोटीन जो हैं इन पर आपकी ज़्यादा इंटेंसिव स्टडीज़ की गई हैं, तो हम इन्हीं के रेस्पेक्ट में जो है एंटीवायरल मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अब राइट हैंड साइड डायग्राम में देखिए, ये इंटरफेरॉन आपका बाइंड हुआ सेल पर, इंटरफेरॉन रिसेप्टर्स पर, और यहाँ से हमने ये 3 प्रोटीन्स की सिंथेसिस इंड्यूस की। 2' 5' ओलिगो सिंथेटेज, राइबोन्यूक्लियेज L एंड प्रोटीन काइनेज। जब हम इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट किसी भी सेल को देते हैं तो ये 3 आपके प्रोटीन उस सेल के अंदर बनते हैं। ये जो प्रोटीन बनते हैं ये इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं, और ये तभी एक्टिव होते हैं जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो दोबारा से सेल के अंदर आए, यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए की ज़रूरत पड़ती है इन प्रोटीन के एक्टिवेशन में। अब इन दोनों प्रोटीन्स का हम फंक्शन देखते हैं। पहला है ओलिगो ए सिंथेटेज, नाम से ही पता चल रहा है, जो ए की चेन बनाई, यानी कि ओलिगो एडिनाइलेट। तो ओलिगो ए सिंथेटेज जो है वो क्या काम करेगा, 2,5 ओलिगो एडिनाइलेट की एक चेन बनाएगा। ये चेन क्या काम करेगी, ये चेन राइबोन्यूक्लियेज L को एक्टिव करेगी, और राइबोन्यूक्लियेज L क्या काम करेगा, वायरल आरएनए को डिग्रेड करेगा। यहाँ डायग्राम में देखिए, ओलिगो ए सिंथेटेज को शॉर्ट में हमने OAS कहा। ये सेल के अंदर बना लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में। जब वायरस इस सेल को इन्फेक्ट करेगा, उसका आरएनए अंदर आया,
तो आपका ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए है इस ओएस को एक्टिवेट कर देगा। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या काम करेगी, एटीपी को एज ए डोनर यूज़ करेगी और ए की चेन बनाएगी जिसे हम कहेंगे 2'5' ओलिगो एडिनाइलेट। ये चेन क्या काम करेगी, ये जो राइबोन्यूक्लियस एल बना था आरएनएज एल, ये भी इनएक्टिव है, ये इसे एक्टिवेट कर देगी। एक्टिव होने के बाद ये आरएनएज क्या है, वायरल एमआरएनए को डिग्रेड कर देगा। और जब वायरल एमआरएनए डिग्रेड होगा तो आगे जो है वायरस के प्रोटीन नहीं बनेंगे। अब देखते हैं दूसरा एंजाइम, आरएनए डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। ये जो पीकेआर है ये कैसे काम करेगा, ट्रांसलेशन के अंदर होस्ट सेल की जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है उसमें यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 EIF2 स्टार्टिंग में रोल प्ले करता है। तो ये जो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर है ये इनएक्टिव होता है, इसे एक्टिव करते हैं। ये जो GTP है इसे एक्सचेंज किया जाता है GTP से, GDP हटा के GTP लगाई जाती है और ये आपका यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर जो है एक्टिव हो जाता है। अब इसके एक्टिवेशन का जो रोल प्ले करता है वो है यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2B। जब हम यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 का फॉस्फोराइलेशन कर देते हैं यहाँ पर ये अल्फा सब यूनिट पर, इसका फॉस्फोराइलेशन होते ही ये जो इसका कन्वर्जन है GDP का GTP में, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में, वो कन्वर्जन ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है। और जब ये कन्वर्जन रुक जाता है तो यूकैरियोटिक इनिशिएशन फैक्टर 2 जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएशन नहीं होता, और प्रोटीन सिंथेसिस जब सेल के अंदर बन जाता है तो आपका वायरस का प्रोटीन सिंथेसिस भी बंद हो जाता है। तो वायरस का प्रोटीन सिंथेसिस जब बंद हो जाएगा तो वायरस का रेप्लिकेशन भी बंद हो जाएगा। अब देखते हैं इंटरफेरॉन्स के और क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। इंटरफेरॉन्स जो है वो वायरस इन्फेक्शन से इन प्रोटीन्स की हेल्प से ही नहीं बचाता और मैकेनिज्म भी यूज़ करता है। जैसे कि ये तीनों ही इंटरफेरॉन्स जो हैं क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन बढ़ा देंगे। जब क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन बढ़ेगा तो MHC जो है वो क्या करेगी, एंटीजन प्रेजेंट करेगी। किसे करेगी, TC सेल्स को। और TC सेल्स जो हैं वो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को सीधा मारेगी। अब ये इंटरफेरॉन्स जो है NK सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं और NK सेल भी मेजर रोल प्ले करती है इन लाइसिस ऑफ वायरस इन्फेक्टेड सेल। अब इंटरफेरॉन गामा जो है क्लास 1 MHC के साथ साथ क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन भी करता है ऑन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। तो एंटीजन प्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ जाएगा। अब एक्टिवेट होंगी T हेल्पर सेल और TC सेल। T हेल्पर सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट करेंगी B सेल्स को और T सेल्स को। इंटरफेरॉन गामा जो है इसके साथ साथ मैक्रोफेज को भी एक्टिवेट करता है, और मैक्रोफेज क्या है, इन्फ्लेमेशन इंड्यूस कराता है, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स जो निकलेंगे उनका प्रोडक्शन करेगा। अब इंटरफेरॉन्स को जो है दवाई की फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है। तो अब हम देखते हैं थेरापेटिक रोल ऑफ इंटरफेरॉन्स। तो इंटरफेरॉन अल्फा, ये है इसका ट्रेड नेम रोफिनोल। ये यूज़ किया जाता है हेपेटाइटिस B और C के इन्फेक्शन में। यहाँ पर जो इंटरफेरॉन है वो कैसे काम करेगा, जो NK सेल है मेजर रोल प्ले करती है वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को मारने में, तो उनकी साइटोलाइटिक एक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो इंटरफेरॉन अल्फा और बीटा दोनों ही NK सेल पर बाइंड करके इसकी साइटोलाइटिक एक्टिविटी बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं कैंसर थेरेपी में इसका क्या रोल है। इंटरफेरॉन अल्फा जो है वो लाइसेंस्ड है कि कई सारे ह्यूमन कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका लिम्फॉइड कैंसर, सॉलिड ट्यूमर। सॉलिड ट्यूमर क्या है, ये कलेक्शन आपके सेल्स की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है आपकी, तो एबनॉर्मल मास बन जाता है सेल्स का जिसमें लिक्विड नहीं होता। सॉलिड ट्यूमर जैसे कि मेलानोमा है, कैपोसिस सार्कोमा है, ये आपके सारे कैंसर्स के टाइप हैं। तो ट्यूमर सेल्स जो हैं वो क्लास 1 MHC का एक्सप्रेशन घटा देती हैं। अब जब हम इंटरफेरॉन ट्रीटमेंट देते हैं तो इंटरफेरॉन गामा जो है वो इसका एक्सप्रेशन बढ़ा देती है।
एक्सप्रेशन बढ़ने से जो है एंटीजन प्रेजेंटेशन बढ़ जाता है, एंटीजन प्रेजेंटेशन बढ़ने से टीसी सेल की एक्टिविटी बढ़ जाती है, साथ ही मैक्रोफेज की एक्टिविटी बढ़ जाएगी और एनके सेल्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और सारी ही सेल्स जो है मेजर रोल प्ले करती हैं इन इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट द ट्यूमर सेल्स। हम देखते हैं इंटरफेरॉन का रोल इन एमएस ट्रीटमेंट। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व्स हैं उनकी माइलिन शीथ डैमेज होने लगती है ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी अटैक। तो जब हम इंटरफेरॉन बीटा देते हैं, जो ट्रेड नेम है इसका बीटा सीरोन है, ये क्या काम करता है, ये जो हमारा इन्फ्लेमेटरी अटैक है इसे रिवर्स करके एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बना देता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होने से यहाँ पर जो डैमेज है वो डैमेज घट जाता है, यानी कि कम हो जाती है इम्यून सेल्स जो जाके माइलिन शीथ को आपकी डैमेज करती हैं। तो जो पेशेंट हैं एमएस वाले उनमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगता है, मतलब उनके अंदर नर्वस सिस्टम जो है उसका डैमेज घट जाता है। इन इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ जैसे कि CGD, CGD क्या है, ये एक इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज़ है, क्रोनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज़। इसमें क्या है, जो फेगोसिटिक सेल्स हैं, फेगोसिटिक सेल्स की जो किलिंग वाली एक्टिविटी है सुपर ऑक्साइड एनायंस की हेल्प से, वो एक्टिविटी जो है आपकी, वो एबिलिटी जो फेगोसिटिक सेल्स की है वो कहीं खो जाती है, वो फेगोसिटिक एबिलिटी जो है सेल्स की ख़त्म हो जाती है। अब जब हम इंटरफेरॉन गामा थेरेपी देते हैं तो ये जो सुपर ऑक्साइड बनाने की एबिलिटी सेल की चली गई थी वो वापस से रिस्टोर हो जाती है और आपकी ये जो फेगोसिटिक सेल्स हैं ये दोबारा से वर्क करने लगती हैं। अब देखते हैं जीनेटिक डिजीज़ में इसका रोल। जीनेटिक एक डिजीज़ है ओस्टियोपेट्रोसिस। इस डिजीज़ में क्या है कि आपकी ओस्टियोक्लास्ट एक सेल्स हैं, ये सेल्स बोन रिमॉडलिंग में हेल्प करती हैं। रिमॉडलिंग का मतलब पुरानी जो बोन्स हैं वो आपकी ब्रेक डाउन की जाती हैं और नई बोन्स आपकी बनी जाती हैं। तो पुरानी जो बोन्स के ब्रेक डाउन है उसे ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं, और मतलब ओस्टियोक्लास्ट सेल्स मेजर रोल प्ले करती हैं उन पुरानी बोन्स को तोड़ने में। तो एक डिसऑर्डर होने की वजह से ये जो ओस्टियोक्लास्ट का फंक्शन है ये सही फंक्शन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बोन्स की ओवर ग्रोथ होने लगती है। अब जब ओवर ग्रोथ होती है तो उसका अलग अलग इफ़ेक्ट पड़ता है। ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकती है, डीफनेस कॉज कर सकती है और हीमेटोपोइसिस का रेट बढ़ा देती है, क्योंकि बोन मैरो में कम स्पेस अवेलेबल होता है फॉर हीमेटोपोइसिस। अब कम स्पेस अवेलेबल है, कम सेल्स बन रही हैं, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। आरबीसी का कम प्रोडक्शन होने से एनीमिया हो जाता है और डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कम होने से इन्फेक्शंस के रेट बढ़ जाते हैं। तो जब हम इंटरफेरॉन गामा थेरेपी देते हैं तो ओस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन, सेल्स का बनना और इनका एक्टिवेशन दोनों ही एनहांस हो जाते हैं। तो इन पेशेंट्स के अंदर इम्प्रूवमेंट हमें दिखने लगती है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंटरफेरॉन्स। थैंक यू।